हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो आज है 7 जुलाई 2024 और हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है ये करंट अफेयर्स की ये उनको भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व जूनोसिस दिवस है यह कब मनाया गया है? तो ए ऑप्शन है 4 जुलाई, बी ऑप्शन है 5 जुलाई, सी ऑप्शन है 6 जुलाई और डी ऑप्शन है 7 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। आगे हम जूनोसिस दिवस की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे ये कब मनाया जाता है? ये जुलाई 6 यानी कि 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दुनिया भर में हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक राष्ट्र या किसी एक देश के पर्पज से मनाया जाता है, ये दुनिया भर में यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस दिवस मनाया जाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो यह दिवस लोगों को जूनोटिक बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि यह जो दिवस है जूनोसिस दिवस, इसका उद्देश्य होता है कि जूनोटिक बीमारी होती है, अभी हम बताएंगे कि जूनोटिक बीमारी क्या होती है। तो जो जूनोटिक बीमारी होती है इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। अगर हम जूनोटिक बीमारी की बात करें तो WHO यानी कि WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। तो इसके मुताबिक यानी कि इसके अनुसार जो जूनोटिक रोग होते हैं तो जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो आमतौर पर जानवरों से मनुष्य में फैलता है। यानी कि जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं या जूनोटिक रोग वे होते हैं जो जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। जैसे अगर कोई कुत्ता है, रेबीज है अगर, तो वो अगर कुत्ता किसी को काटता है तो उसको रेबीज हो जाता है। तो इस प्रकार वह जानवर से मनुष्यों में फैला हुआ है तो वह रोग कौन सा कहलाएगा? तो वह रोग जूनोटिक रोग कहलाएगा। तो यह WHO ने इसकी परिभाषा दी हुई है कि जो जूनोटिक रोग होते हैं वे वह बीमारियां होती हैं, यानी पहले वो जानवरों में पाई जाएंगी, फिर वो मनुष्यों में फैलती हैं। तो इस प्रकार जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो जूनोटिक बीमारियां कहलाती हैं। और इन्हीं के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक लोगों के बीच में अधिक से अधिक अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो यह मनाए जाने का इसका कारण क्या है? तो 1885 में फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर, आप इनको जानते ही होंगे, इन्होंने पहले टीके का आविष्कार किया था, इन्होंने पहले टीके की खोज की थी। तो 1885 में फ्रांसीसी जो जीव विज्ञानी थे लुई पास्चर, इन्होंने एक लड़के को रेबीज का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था और इसीलिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है इनकी इन उपलब्धियों को जानने के लिए, लोगों तक इनकी उपलब्धियों को फैलाने के लिए। तो एक लड़का ऐसा था जिसको रेबीज हो गया था, जिसको एक कुत्ते ने काटा हुआ था, तो उसके द्वारा वह बीमारी उसके अंदर पहुंच गई थी, तो यह जूनोटिक रोग था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक टीके के आविष्कार किया जो कि सबसे पहला टीका इन्होंने बनाया हुआ था, जो कि एक सफलतापूर्वक टीका था, सफल भी हुआ था, इन्होंने उसको बीमारी से दूर भी कर दिया था। तो इस प्रकार से रेबीज का ये पहला टीका इन्होंने बनाया हुआ था सन 1885 में लुई पास्चर ने। इसी को समर्पित करने के लिए, इसी बात को जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? यानी कि अभी तक यूनाइटेड किंगडम में कोई महिला वित्त मंत्री नहीं थी, अब जाकर के पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई पहला या पहली करके अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वह पूछे जाने की पूरी संभावना हो जाती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री होना। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो ये बहुत ही ध्यान से आप इसको याद रखिए। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ए ऑप्शन है एंजेला रेनर, बी ऑप्शन है येवट कूपर, सी ऑप्शन है राचेल रीव्स और डी ऑप्शन है थेरेसा मे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राचेल रीव्स हैं ये यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हुई है। आगे अगर इनके बारे में हम बात करें तो यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम की ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो कीर स्टारमर, यानी कि जो वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनकर के अभी नियुक्ति इनकी होगी, नए प्रधानमंत्री बनकर के आएंगे। तो कीर स्टारमर जो हैं इन्होंने इनकी जो लेबर पार्टी है 2024 के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की और वित्त मंत्री राचेल रीव्स ने देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। यानी कि यहाँ पर दो बड़े बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव जो ऋषि सुनक हैं उनकी पार्टी हार गई और जो नए वहाँ के प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं वो लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इन्हीं के द्वारा जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं राचेल रीव्स, इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो वित्त मंत्री कौन बनी हुई हैं? राचेल रीव्स देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हुई हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 45 साल की, यानी कि इनकी उम्र 45 वर्ष है, तो ये 45 वर्ष की हैं और इनको इस खिलाड़ी को 14 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश बालिका शतरंज चैंपियन का खिताब जीतने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि जो राचेल रीव्स हैं जब ये 14 वर्ष की थी तो इन्हें ब्रिटिश बालिका शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता हुआ था, तो यह खिताब पाने के लिए, यानी कि यह खिताब जीतने के लिए इनको भी जाना जाता है और अभी वर्तमान में ये वित्त मंत्री बनी हुई हैं यूनाइटेड किंगडम की राचेल रीव्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीता है? यानी कि कौन है जिन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीता है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, 10 बार लियोन मास्टर खिताब जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात हो सकती है। तो 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता है? तो ए ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, बी ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, सी ऑप्शन है आर वैशाली और डी ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विश्वनाथन आनंद हैं इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर का खिताब जीता हुआ है। और बात करें अगर लियोन मास्टर की तो ये एक शतरंज से संबंधित होता है, यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लियोन मास्टर का खिताब है ये किससे संबंधित है, तो यह शतरंज से संबंधित है, चेस से संबंधित है। और इस खिताब का वर्तमान में विजेता कौन बने हुए हैं? विश्वनाथन आनंद, इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। आगे अगर बात करें तो ये यहाँ पर विश्वनाथन आनंद हैं जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्वनाथन आनंद विंस 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप, यानी कि 10वीं बार इन्होंने लियोन चेस चैंपियनशिप जीती हुई है। आगे अगर हम बात करें तो विश्वनाथन आनंद भारत के पूर्व शतरंज चैंपियनशिप हैं, इन्होंने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की, उन्होंने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप को 10वीं बार जीता हुआ है। यानी बहुत उपलब्धि की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि 10वीं बार इन्होंने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने फाइनल में स्पेन के जैम सेंटेस लतासा को 3-1 से हराया हुआ है। बहुत ही लंबे अंकों के साथ में इन्होंने हराया है, 3-1 के साथ इन्होंने हराया हुआ है। तो फाइनल में स्पेन के जो जेम सेंटोस हैं, इनको सेंटोस लतासा इनका पूरा नाम है, इनको इन्होंने, यानी कि जो विश्वनाथन आनंद हैं, इन्होंने इनको हराया हुआ है। और विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज का चैंपियनशिप का जो खिताब है वह 10वीं बार जीत लिया है। अगर लियोन मास्टर्स की बात की जाए तो लियोन मास्टर्स लियोन स्पेन में आयोजित एक प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट है, यानी कि स्पेन का एक शहर है लियोन और वहीं पर ये आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे लियोन मास्टर्स के नाम से जानते हैं। इसमें 4 शीर्ष खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि इसमें 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं, यानी 4 खिलाड़ी का ये टूर्नामेंट होता है, तो एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर 2024 में खिलाड़ियों की बात की जाए तो जेम सेंटोस लतासा को फाइनल में विश्वनाथन आनंद ने हराया हुआ है और ये फाइनल खिताब जीत गए हैं विश्वनाथन आनंद। तो जीता किसने है? विश्वनाथन आनंद ने। और हराया किसको है? जेम सेंटोस लतासा को हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता हुआ है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है, यानी किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट
ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है एयर इंडिया, बी ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है एयर एशिया, बी ऑप्शन है एयर इंडिया, सी ऑप्शन है मॉस्को एयरलाइंस और डी ऑप्शन है कतर एयरवेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एयर इंडिया है, ऑप्शन नंबर बी, जो एयर इंडिया है इसने क्या किया है, दक्षिण एशिया में का सबसे बड़ा यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की इसने घोषणा की हुई है एयर इंडिया ने। आगे अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें तो जो एयर इंडिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। यानी कि स्थापित कहां पर करेगी, तो स्थापित करेगी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जाएगा। उड़ान प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पर जो एयर से संबंधित, एयर इंडिया से संबंधित यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके उड़ाने से संबंधित, उनको चलाने से संबंधित जो प्रशिक्षण है वह प्रदान किया जाएगा, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल होगा जो कि अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थापित किया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा। और इसमें निवेश करने की बात की गई है, तो इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की गई है। लागत कितनी आएगी, 200 करोड़ रुपए की। अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं वो कैम्पबेल विल्सन जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैम्पबेल विल्सन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनके लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड एक लॉन्च किया गया है, तो यह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है बंधन बैंक, बी ऑप्शन है यस बैंक, सी ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक और डी ऑप्शन है एसबीआई बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आईसीआईसीआई बैंक है इसने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया हुआ है। आगे बात करते हैं यह कार्ड है क्या, किस तरह से ये कार्य करेगा। तो ये आईसीआई बैंक लॉन्च प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने यह कार्ड लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, और इस कार्ड में 15,000 रुपये तक के कई तरह के ज्वाइनिंग लाभ मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के भी लाभ जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट होंगे उनको मिलने वाले हैं इस कार्ड के द्वारा। और यह जो कार्ड होगा, इस कार्ड के द्वारा एक आईडी पहचान भी हो जाएगी और इसके साथ साथ अन्य जो लाभ होंगे वह अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंटों को मिल सकेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश के राजनीतिज्ञ आर संपथन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका देश के एक बहुत ही बड़े राजनीतिक, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आर संपथन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आर संपथन जी हैं और इन्हीं का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वरिष्ठ श्रीलंकाई राजनीतिज्ञ और तमिल नेता संपथन का निधन हो गया। पेशे से ये वकील रहे हैं, यानी कि पेशे से ये वकील थे। राजा वरोथियम संपथन इनका पूरा नाम है। ये श्रीलंका के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले नेताओं में से एक थे, यानी कि सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहने वाले नेताओं में से एक थे। इनका नाम था राजा वरोथियम संपथन, जो कि श्रीलंका के थे। तमिल नेशनल अलायंस के बीते 23 सालों से ये अध्यक्ष भी थे, यानी कि तमिल नेशनल अलायंस TNA के ये बीते 23 सालों से इसके ये अध्यक्ष भी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले ही पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया है? तो ए ऑप्शन है मार्क वेब एड्रेस, बी ऑप्शन है स्टीव फॉसेट, सी ऑप्शन है कॉर्मरून ग्रीन और डी ऑप्शन है डेनी डेनियल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्टीव फॉसेट हैं ये अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति बने हुए हैं। आगे बात करें तो अमेरिका के साहसी पायलट स्टीव फॉसेट दोबारा इंजन भरे बगैर
विमान से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने महज 67 घंटों में यानी 67 आवर्स में 67 घंटों में यह जो चक्कर है इन्होंने पूरा किया है। तो अमेरिका के सलीना एयरपोर्ट से, यानी कहाँ से, तो अमेरिका के सलीना एयरपोर्ट से अपने एक इंजन वाले, यानी कि इंजन वाला जो इनका जेट होता है, उससे जेट चालित परीक्षण विमान से 67 घंटों में पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। महज 67 घंटों में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 67 घंटों में इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है स्टीव फॉसेट, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में किस कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अर्स्ट ने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई है? यानी कि विश्व की पहली ये एआई ड्रेस है और यह सांपों के जैसी है, यानी कि आकार इसका कैसा है? सांप के जैसा है, इस पे सांप भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है मेटा, सी ऑप्शन है गूगल और डी ऑप्शन है टीसीएस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल कंपनी की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाम है क्रिस्टीना अर्स्ट। इन्होंने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई हुई है। आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई एआई बेस्ड ये बनाई हुई ड्रेस है, जो कि विश्व की ये पहली इस प्रकार की ड्रेस है। और इस पे ये सांप आप देख सकते हैं, ये सांप भी दिखाई पड़ रहा है। आगे अगर हम बात करें तो गूगल की इंजीनियर ने बनाई दुनिया की पहली एआई ड्रेस और इस ड्रेस की जो खासियत यह है कि इस पर लगे जो रोबोटिक जो स्नेक हैं वो लोगों को देखकर उनकी तरफ घूम जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति निकलेगा या देखते हैं किसी भी व्यक्ति की तरफ तो ये उसी की तरफ ये घूम जाते हैं, ये इनकी खासियत है, इस ड्रेस की खासियत है। आगे बात करें तो नाम क्या रखा गया है इसका? तो इन्होंने नाम भी इसका रखा है रोबोटिक मेडूसा ड्रेस, यानी कि ये एक रोबोटिक मेडूसा ड्रेस है। और इसको तैयार किसने किया है? तो गूगल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना अर्स्ट, इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है। जो क्रिस्टीना अर्स्ट हैं ये cbuildersrobots.org वेबसाइट की फाउंडर भी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो क्रिस्टीना अर्स्ट जो हैं ये cbuildersrobots.org वेबसाइट की फाउंडर भी हैं और इन्होंने ये ड्रेस अभी हाल ही में बनाई हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार संगठन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? यानी कि किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए, यानी कि जो सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग होते हैं उनके लिए एमएसएमई सहज नामक एक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो ए ऑप्शन है आरबीएल, बी ऑप्शन है एसबीआई, सी ऑप्शन है एचडीएफसी और डी ऑप्शन है पीएनबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसबीआई ने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक एक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है। आगे अगर हम बात करें तो एसबीआई ने एमएसएमई के लिए ऑनलाइन त्वरित ऋण समाधान लॉन्च किया। त्वरित का मतलब तुरंत ऋण समाधान, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर आप ऋण ले रहे हैं तो उसके समाधान के लिए आपको तुरंत ही सूचना प्रदान कर दी जाएगी, तुरंत ही उसके बारे में आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी। तो इसके लिए एसबीआई ने एक एमएसएमई सहज नामक एक पहल की शुरुआत की है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई के लिए तैयार एक ऑनलाइन ऋण समाधान एमएसएमई सहज लॉन्च किया है, जो जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान के खिलाफ 1 लाख रुपए तक के ऋण तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यानी कि अगर जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान के खिलाफ अगर आप 1 लाख रुपए तक का ऋण जमा करना चाह रहे हैं या 1 लाख रुपए तक का अगर ऋण ले रहे हैं तो तुरंत आपको इसके अंतर्गत आपको ऋण प्रदान किया जाएगा और इससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको तुरंत दे दी जाएंगी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।